आज का जो हमारा क्लास है वो तीसरा क्लास है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। और इसके पहले की जो क्लासेस हुई हैं उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है अबाउट द डिस्कवरी ऑफ एटम। उससे रिलेटेड जो कहानियां थी वो मैंने आपको बता दी थी। कहानियां मीन्स मैंने आपको सबसे पहले बताया था दैट इंडियन फिलोसफी में सबसे पहली थ्योरी आई थी एटम को लेके अराउंड 500 बीसी में। महर्षि कनाद ने दी थी वो थ्योरी। फिर हमने डिस्कस किया था ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस के बारे में। फकुदा कात्यायन जो कि इंडियन फिलोसोफर ही थे उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े वी डिस्कस्ड अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में जब हमने डिस्कशन स्टार्ट की तब हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड वी स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी था, बट वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का ही इलाबोरेटेड वर्जन है, तो उस पर काफी ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट हमने बात की थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन के पोस्टुलेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने ड्रॉबैक्स के बारे में भी जाना था। वी डिस्कस्ड कि भाई क्या कमियां रहेगी जिसके कारण जो जॉन डाल्टन साहब की एटॉमिक पोस्टुलेट्स है वो पूरी तरीके से आज वैलिड नहीं है। कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स रही जिसके कारण जॉन डाल्टन साहब कुछ सर्टेन चीजें गलत साबित होने लगी विथ द अपकमिंग डिस्कवरीज। नाउ इन सब कुछ के बाद हम लोग जानने वाले हैं एटम के बारे में। वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट एटम कि एटम है क्या। और ये डिस्कशन काफी ज्यादा लंबा चौड़ा और बोरिंग नहीं होने वाला, सो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। घर देखा है आपने, घरों के बारे में जानते हैं आप। घर कैसे बनते हैं? कई सारी छोटी छोटी ईंटों को मिलाकर, है ना। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं घर के वो क्या होते हैं? कई सारी छोटी छोटी ब्रिक्स होती हैं, है ना। अगर आप कोई वॉल देखोगे ध्यान से तो आपको दिख जाती है कुछ इस तरीके की बनावट, है ना। उस पर आपको ईंटें दिखते हैं इस तरीके से। या आप भी ड्राइंग बनाते हो तो आप इस तरीके से ईंट बनाते हो, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं दैट ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी हाउस और बिल्डिंग, वी कैन से इस तरीके से ईंटों से मिलकर मकान बनते हैं। ये जो ब्रिक्स हैं ठीक वैसे ही एटम्स हैं, ठीक है। तो एटम्स के बारे में हम लोग जानेंगे। एटम्स को हम लोग कह सकते हैं एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स which take part in any chemical reaction। एटम क्या है? मैटर का वो सबसे छोटा पार्ट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बट इस बात को आप समझिएगा कि पूरा का पूरा एटम नहीं रिएक्ट करता है ना। एटम पार्टिसिपेट तो करता है बट जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। रिएक्शन छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके थ्रू होता है। सारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूरा का पूरा एटम इन्वॉल्व नहीं होता, बट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर क्योंकि फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट यही कर पाता है, ठीक है। सो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ये भी हम लोग कह सकते हैं एटम के बारे में, है ना।
can clearly say that atoms are the building blocks of any matter. ठीक है, ये यहां तक ना काफी इजी होता है। ठीक है, अब ज्यादातर एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास, जो अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं, atoms of the most of the elements are generally reactive। ठीक है, ज्यादातर जो एटम्स आपको मिलते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, उनमें ज्यादातर एटम्स जो हैं वो रिएक्टिव नेचर के होते हैं। ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके एलिमेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा बच्चे, इसमें अगर आप टाइप्स की बात करोगे, दैट एटम कितने टाइप के हैं, तो इस चीज में क्या आपके पास कोई आइडिया है एटम कितने टाइप्स के हैं? बताओ। एनी रफ आइडिया, 10 टाइप के हैं, 15 टाइप के, 20 टाइप के, 25, 30, कितने टाइप के एटम होंगे हमारे पास? कोई आइडिया नहीं? कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये बता दो। 118। तो उतने ही टाइप के एटम्स होंगे। ठीक है, इस बात में कभी भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है। टाइप्स सर तो ऑफ जो एटम डाई एटम और मोनो एटम्स जो होते हैं तो वो सर। बताते हैं। टाइप्स ऑफ एटम्स इज इक्वल टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसमें आगे एक और बात समझ लो आप, दैट एटम combines with its own type of atom to gain stability and exist freely at elemental state। अपने एलिमेंटल स्टेट में ही फ्रीली एग्जिस्ट करने के लिए एटम क्या करता है, अपने ही टाइप के एटम के साथ कंबाइन करता है। लाइक हाइड्रोजन का एटम तो एच है, ये हम लोग जानते हैं, बट हाइड्रोजन एच के फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है, वो एग्जिस्ट कैसे करता है, H2 के फॉर्म में। यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, है ना, और दोनों कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, H2। ठीक है, अब सचेतन, तुम्हारा जो डाउट था डाई एटॉमिक जो बातें हो रही हैं, मोनोएटॉमिक जो बातें हो रही हैं, तो आप एलिमेंट्स के बारे में जब आप पढ़ते हो, तो आप देखते हो कि कुछ एटम्स ऐसे हैं जो एच, जैसे हाइड्रोजन ही है, ये H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या हुआ, डाइएटॉमिक हुआ, है ना। हाइड्रोजन के दो एटम अपन आपस में कंबाइन करते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर कुछ ऐसे भी हैं जो मोनोएटॉमिक है, जैसे ऑक्सीजन भी डाइएटॉमिक है, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन के लिए लेकिन अगर हम लोग बात करें, C के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, या फिर कंबाइन करके लंबे लंबे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है और उसके फॉर्म में रहता है। बट ऐसा नहीं होगा कि आप C2, C3, C5 ऐसे नहीं देखोगे कुछ, वो या तो C है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में कंबाइंड है। नाइट्रोजन को देखो। ठीक है, तो उस तरीके से हुआ, हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे उसको और डिटेल। ठीक है, एटम के बारे में और आगे पढ़ते हैं तो ये बड़ी ऑब्वियस सी चीज है, बट लिख देता हूँ। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। एटम की साइज की बात होती है
ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद एनसीईआरटी में अगर हम लोग देखें तो उसमें डायरेक्ट साइज ऑफ एटम की ही बात की गई। एटम के लिए कोई अलग से स्पेसिफिक डेफिनेशन या टॉपिक उसमें नहीं दिया गया। बट इसको समझो, ये कह देना एटम काफी छोटा है, बट इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। आखिर एटम है कितना छोटा? इसका अंदाजा लगाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं एटम कितना छोटा है। कॉपर जो है, कॉपर के एटम लीजिए, और एक दो नहीं, कॉपर के आपको इतने एटम लेने हैं। मैं लिखता हूं, बड़ा बड़ा नंबर लिखता हूं, बस गिनते जाना कितना हो रहा है। ठीक है, हम्म, ज्यादा नहीं, बस इतने एटम ले लो आप कॉपर के। ठीक है, कितने हुए? काउंट करोड़ करो। 50 लाख। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। इंटरनेशनल नंबर के हिसाब से हम कॉमा दिए तो 100,000 पे आएंगे। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 350 मिलियंस। इंडियन टर्म में अगर आप बात करोगे 3.5 करोड़। इतने एटम ले लीजिए कॉपर के और सीरीज में अरेंज कर दीजिए। पहला एटम, फिर उसके बगल में दूसरा, फिर उसके बगल में तीसरा, फिर उसके बगल में, मतलब कॉपर के एटम की लाइन लगा दीजिए। टोटल 3.5 करोड़ कॉपर के एटम की जब आप लाइन लगाओगे तो पता है कितना बड़ा होगा ये? 1 सेंटीमीटर। हम्म, बस इतना बड़ा होगा ये। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि एटम का साइज कितना छोटा होता है, कि 3.5 करोड़ कॉपर के एटम्स को आप कंबाइन कर रहे हो, उसके बाद भी सिर्फ 1 सेंटीमीटर कॉपर मिल रहा है आपको। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, अगर आप ऐसे हॉरिजेंटली 3.5 करोड़ और फिर वर्टिकली भी 3.5 करोड़ अगर करोगे सेट, तो फिर आपको एक 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का कॉपर का एक प्लेट मिलेगा, छोटा सा, है ना? इधर भी 1, इधर भी 1 है। और इसमें टोटल कितने आइटम होंगे? ऐसे 3.5 करोड़, ऐसे 3.5 करोड़। टोटल नंबर ऑफ आइटम आप फिर काउंट करके देख लो कि कॉपर में कितने हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का कॉपर ले लेते हो, जिसका हम लोग अभी 2D मान के चल रहे हैं, 3D में अगर लेके जाएंगे ऐसे भी अगर 1 है तो फिर सोच लो क्या ही हो जाएगा। फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करना, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करके। सो एटम काफी छोटा है, और एटम की साइज का अंदाजा लगाना, ठीक है, काफी मुश्किल टास्क था सबके लिए। सबके लिए मतलब जो कंसर्न साइंटिस्ट थे, थैंक्स टू देम, जिनके कारण हम लोग आज इन डेटा पे ही बात कर लेते हैं, हमें खुद नहीं सर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, बट आज हमें पता है, आज हम लोग कई सारी चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिकेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड कैसे? सेंटीमीटर, मीटर, कैसे इंडिकेट करते हैं बच्चे इसको? इसके रेडियस के बेसिस पे हम लोग इंडिकेट करते हैं इसको। ठीक है, जिसको कि हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं, नॉन एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो एटम के साइज को इंडिकेट करते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस के टर्म में। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हैं हम लोग नैनोमीटर्स। जो यूनिट यूज करते हैं हम लोग वो क्या है? नैनोमीटर्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे, द यूनिट ऑफ मेजरिंग atomic radius is नैनोमीटर्स। ठीक है, यूनिट क्या है एटॉमिक रेडियस को मेजर करने का? नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर है क्या भाई?
तो नैनोमीटर जो है इसको कैलकुलेट करना आसान है काफी। बस आपको करना है क्या है, 1 मीटर ले लो, इसको डिवाइड कर देना है 10 10 to टू the द power पावर 9 से, 9. है ना। तो जो निकलता है वो हो जाता है 1 नैनोमीटर। अब जिस बच्चे को अगर ये डाउट है तो इसको समझो, 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 9 का मतलब क्या है कि 1 लिखो, फिर नीचे 1 लिख के 9 जीरो लगा दो, ठीक है। और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो क्या करना है, 1 मीटर का एक धागा ले लेना लंबा सा, ठीक है। फिर उसके 10 टुकड़े करना, एक जीरो कैंसिल होगा नीचे से, फिर उस एक छोटे टुकड़े का 10 टुकड़ा और करना, फिर दूसरा जीरो कैंसिल होगा, फिर उसमें से एक टुकड़ा निकाल के उसका 10 टुकड़ा करना, ऐसे करते करते बारी बारी एक एक जीरो कैंसिल होगा, 9 बार ये प्रोसेस रिपीट करना। तो जो साइज आएगा ना उतना साइज होता है 1 नैनोमीटर का, ठीक है। और इसी नैनोमीटर यूनिट के साथ हम लोग काउंट करते हैं एटॉमिक रेडियस को, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 nm इज इक्वल टू 1/10⁻⁹ को हम लोग काफी इजीली लिख लेते हैं 10⁻⁻⁹ ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक। चलो, सबसे छोटा एटम कौन सा है ये बता दो मुझे। हाइड्रोजन एटम। स्मॉलेस्ट एटम इज हाइड्रोजन, और साइज क्या है इसकी, 0.037 नैनोमीटर। बुक खोल के बैठी है आज। रोज ही सर खोल के पूरा बैठते बुक हैं। खोल के बैठी है। तुमको दिक्कत? हाँ, ठीक है। तो लड़ाई नहीं करना है आपस में, ठीक है। अब 0.037 नैनोमीटर जो है ये हाइड्रोजन के एक एटम का साइज है, और इसी के साथ हाइड्रोजन जो है वो सबसे छोटा एटम है अभी तक का, है ना। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास अभी तक जितने एलिमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम। अच्छा, इस नैनोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना हो तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.037 इंटू 10⁻⁹ जल्दी बताओ, -9 -9 -9. 9 मीटर। मीटर। अब देखो 0.037 इंटू 10⁻⁹ जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लाना हो तो क्या करेंगे बच्चा, क्या करेंगे? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ना कि ये जो नंबर है ना ये 0 टू, मतलब इट शुड बी, इसको ऐसे रखो, द वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड स्मॉलर देन 10, ये होता है। तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। आप 10 नहीं जा सकते, आप 0 नहीं रख सकते, ठीक है। एंड इट्स बेटर अगर आप इसको 1 से 10 के बीच में लेके आओ, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो अगर हम इसको 3.7 लिखे, ऐसे 3.7 इंटू 10⁻⁻, अब बता दो इधर कितना हो -3. जाएगा, -3। -3. सोच के देखो जरा, हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं वंस प्लेस 2 प्लेसेस पे, ठीक है। तो क्या इधर होगा, इधर वाला भी फिर आगे 10⁻⁻9 भी देखेंगे। उसको तो बाद में देख लेंगे। 0.037 को ऐसे करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, नीचे आएगा 3 जीरो आएगा, ये समझ रहे हो। हम्म हम्म? इसको हम ऐसे लिख दें 3.7 डिवाइडेड बाई, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत, ओके. यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलो, नो सर, नो सर, नहीं दिक्कत है सर. 3.7 डिवाइडेड बाई 100 तक ठीक है। अब यहाँ देखो 0.037 को हम लिख सकते हैं 3.7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻⁻9 पहले से है, ये जो है ये इधर आएगा,
तो ये कैसे लिख सकते हैं? 3.7 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। बोलो। चुप रहेगा तो। है ना? सो दिस इज द साइज ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ मीटर्स। कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है? एग्जाम में आता है, आप आराम से ये लिख के आगे बढ़ जाओ, ठीक है? मार्क्स मिल जाएगा। हाँ, एमसीक्यू में आता है ना, तो फिर देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में ये दिया हुआ है या ये दिया हुआ है या ये दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, फिर आप ऑप्शन देखो और उसके अकॉर्डिंग चूज करो, इसीलिए हम ये सिखा दिए हैं। तो नैनोमीटर को म्यू मीटर भी लिख सकते हैं। हाँ, एन की जगह पे ना म्यू का यूज किया जाता है, बट जब से चीजें डिजिटल होने लगी तो एन का भी यूज ज्यादा किया जाने लगा, क्योंकि हर जगह म्यू यूज करना वो एमएस वर्ड वगैरह में थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, आप नोट्स वगैरह टाइप करते हो। बट नैनोमीटर को म्यू मीटर लिखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ये आ सकता है एक्चुअली, कई बार एग्जाम में होता है क्या ना, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू म्यू मीटर दे देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है फिर, म्यू मीटर कहाँ से आ गया। आप आराम से इसको 1 न्यू मीटर दे सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं आपको। आप उसके अकॉर्डिंग उसका एटॉमिक रेडियस जान सकते हो, बट हम बताएंगे फिर। प्रिया बुक खोल के बैठिए, फिर बताने लगेगी। सो हाइड्रोजन इज 0.037 नैनोमीटर, सोडियम इज 0.191 नैनोमीटर, कार्बन इज 0.07 नैनोमीटर, मैग्नीशियम इज 0.16 नैनोमीटर। ठीक है, ऐसे ही कुछ और है, ये पूरा लिस्ट जो है ना मैं भेज दूंगा आपको, आप वहां से देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, दिखता कब है? कोई बता सकते हैं एटम दिखेगा कब? किस वाले माइक्रोस्कोप से एटम देख सकते हैं हम लोग? STM। व्हाट इज एसटीएम? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसकी मदद से आप देख सकते हो ना। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में जो सबसे पावरफुल होता है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से आप एटम को देख पाते हो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी छोटा मोटा नहीं, फिर आपको पहुंचना होता है वहां तक, किसमें? STM तक, दैट इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी एटम्स को देख सकते हो। तो इसमें जो टनलिंग जो नेम है इसका फिर मीनिंग क्या होगा? जिन्होंने बनाया था ना उनका नाम था। ठीक है, जनरली जो नाम आते हैं वो उधर से ही आते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप हमें देखो एटम दिखा तो देता है, बट डायरेक्टली नहीं दिखता, वो भी इनडायरेक्टली ही दिखता है। ठीक है, अब आते हैं, काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और अगर आप एनसीईआरटी बुक खोल के बैठे हो, तो क्लियरली एक बच्चा तो नहीं बैठा है एनसीईआरटी बुक खोल के, उनको पता है, यशचंद खोल के बैठा हुआ है। हम्म। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट जो है उसकी अगर बात करें हम लोग, तो अभी के जो हमारे सिंबल्स हैं, एटम्स को हम लोग सिंबलाइज करते हैं सो दैट केमिकल रिएक्शंस लिखना आसान हो जाए, उसको डिनोट करना आसान हो जाए। बट हमेशा से ये इतना इजी नहीं था। आप अर्लियर सिंबल्स की बात करोगे ना, जो एंशियंट सिंबल्स हैं उनकी अगर आप बात करोगे, तो ये काफी अजीबोगरीब थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप हाइड्रोजन देख लो,
क्या सिंबल था? एक सर्कल बनाते थे हम लोग और उसके बीच में एक डॉट दे देते थे। ठीक है। अब आयरन ले लो। आयरन का क्या सिंबल था बच्चे? हम लोग एक सर्कल बनाते थे, उसमें एक ऐसा लाइन खींच देते थे। ठीक है। ऑक्सीजन का ले लो, मान लो ऑक्सीजन का क्या सिंबल रखा गया था? बस एक सर्कल बना के छोड़ देना होता था। सिल्वर का ले लो। सिल्वर का सिंबल क्या था? सर्कल बनाइए, बीच में एस लिख दीजिए। ठीक है। गोल्ड का इससे भी अच्छा था। इस तरीके से करके टेंटेकल्स बनाइए और बीच में जी लिखिए। लेड आ जाओ, सर्कल बना के एल लिखिए। मर्क्यूरी देखिए, सर्कल बनाइए और फिर इसके अंदर डॉट्स लगाइए, टोटल 8। इस तरीके से करके तो देखो, अब अभी जब आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको मजा आ रहा होगा कि अरे वाह कितना इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सा सिंबल है, बट इसकी अपनी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है? इमेजिन, कार्बन का भी लिख लो पहले, उसके बाद इमेजिन करवाते हैं। फिल कर, इसको फिल करना होता है। ठीक है। ये पूरा एक सर्कल बना हुआ होता था और वो पूरा शेडेड होता था, डार्क शेड। ठीक है। अब इमेजिन करो, तुमको एक फॉर्मूला लिखना है H2O का। कैसे लिखोगा? ठीक है, दिस वाज H2O। ठीक है। अब तुम इमेजिन करो तुमको CO2 लिखना है। कैसे लिखोगे? ये सी लिख के पूरा इसको पहले कलर करो, है ना, ऐसे कर करके। उसके बाद ऑक्सीजन लो, और फिर 2 दो। अब ये कंफ्यूजिंग हो सकता है ना, अगर इमेजिन करो H2O लिखते वक्त में डॉट गलती से हट जाए, हाइड्रोजन वाला छूट जाए गलती से, गया, हो गया गड़बड़। CO2 लिखते वक्त शेड करना भूल गए, गलत शेड कर दिए, याद करना मुश्किल है। ये चीजें, ये सिंबल्स जो हैं, ये तब तक के लिए ठीक था जब तक 2 4 5 10 एलिमेंट्स तक फाउंड हुए थे, तब तक के लिए ठीक है, ये काम चल जाता। बट आज हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है बच्चे। अब ये 118 एलिमेंट्स की नेमिंग करना, सॉरी, नेमिंग तो थी इनकी, इनके सिंबल्स बनाना इस तरीके से शेप्स के फॉर्म में, दैट वाज अ वेरी टफ टास्क। सो इसको चेंज होने की जरूरत थी, और इसलिए डाल्टन साहब ने जो ये सिंबल्स दिया था, ठीक है, हाँ, ये भी लिख ही लो। डाल्टन साहब की दी गई इन सिंबल्स को चेंज करना पड़ा। ठीक है, सो दैट चीजें काफी इजीली हो जाए। ठीक है, और फिर चेंज किया किसने? तो चेंज करने से पहले हम लोग सभी जानते हैं कि क्या होता है, IUPAC में चीजें प्रपोज करनी पड़ती है, वहां से जब पास होती हैं तो ही कुछ चेंज होता है केमिस्ट्री में। तो चेंज को प्रपोज किया था, स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे, बड़ा बढ़िया सा उनका नाम है, उनका नाम है बच्चे JJ बर्जीलियस। ठीक है, JJ बर्जीलियस उनका नाम है। और JJ बर्जीलियस साहब ने, हाँ बोलो। सचेतन कुछ बोल रहा था लगता है। नो सर। कोई बात नहीं।
जे बर्जीलियस साहब स्वीडन के थे, इन्होंने प्रपोज किया दैट वी शुड यूज द फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट एज इट्स सिंबल। ठीक है, और इनकी बात को एक्सेप्ट किया गया और उसी से नाम रखने स्टार्ट किए गए। सो फिर और भी कुछ बातें, लाइक अगर कोई ऐसा एलिमेंट है, एक से ज्यादा एलिमेंट है जिनके फर्स्ट लेटर सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 2 लेटर्स लेते हैं। कुछ ऐसा है जिसमें अगर उसकी इंग्लिश नेम कुछ और है एंड लैटिन नेम कुछ और है, तो हम सभी जानते हैं दैट इंग्लिश इज अ वेरी न्यू लैंग्वेज। जब ये सारी बातें हो रही थी तब हो सकता है इंग्लिश उतना अच्छे से डेवलप भी नहीं की हो। ठीक है, ग्लोबल लैंग्वेज तो थी ही नहीं वो पहले, जिस वक्त की ये सारी बातें उस वक्त इंग्लिश वाज नॉट अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो इंग्लिश के बारे में उतना ध्यान देते भी नहीं थे लोग। सो फोकस जहां रहता था वो था लैटिन। तो डेफिनेटली लैटिन नेम के फर्स्ट अल्फाबेट लिए जा रहे थे या फर्स्ट 2 अल्फाबेट लिए जा रहे थे। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं, रिटन फॉर्म में रहेगा तो आपको ज्यादा अच्छे से। इन्होंने प्रपोज किया पहले अल्फाबेट को यूज करने के लिए स्टार्ट किया था, है ना। लैटिन नेम्स को प्रायोरिटी दी गई थी। अगर ऐसा हुआ कि इफ पहला अल्फाबेट ऑलरेडी टेकन है, तो फिर क्या करते थे हम लोग, दो दो को यूज किया गया। इफ द तो उसके नाम से एक और अल्फाबेट हम लोग ले लेते थे। अब इसमें क्या है ना, कि जनरली आप देखोगे कि या तो अल्फाबेट जो नाम है उसमें का ठीक पहला अल्फाबेट जो है वही उसी के नाम से सिंबल रख दिया गया, या फिर पहले और दूसरे से रखा गया। बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पहला तो है बट दूसरा नहीं है। लाइक आप मैग्नीशियम की बात कर लो, मैग्नीशियम में एम है बट ए नहीं है, जी आया है। ठीक है, और ए क्यों नहीं लाया गया, इसके पीछे की बात यह है कि देखो मैग्नीशियम की अगर आप बात करोगे, द स्पेलिंग इज MAGNESIUM। एक और है मैंगनीज, दैट इज MAN, एंड द अदर स्पेलिंग गोज ऑन। तो कहां से आया ये, MAGN पे चेंज जा रहा है, तो दूसरे वाले ए को हटा दिया गया, मैग्नीशियम के लिए MG और मैंगनीज के लिए MN रख लिया गया। फिर एक और क्लास हम लोग खत्म करने वाले हैं, बट उसके ठीक पहले द सिंबल शुड बी इन कैपिटल। स्मॉल लेटर में कोई सिंबल नहीं आता। द सिंबल शुड बी इन कैपिटल। ये तब के लिए जब एक अल्फाबेट यूज किया गया। इफ वन अल्फाबेट इज यूज्ड, ये आप ध्यान रखेंगे। इफ टू अल्फाबेट इज यूज्ड, अगर 2 अल्फाबेट यूज किए गए हैं, द फर्स्ट should be capital and the second should be small। तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि आप दोनों कैपिटल नहीं रख सकते, है ना। अगर
दो अल्फाबेट से आ रहा है तो पहला कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे, आप क्लोरीन लिखते हो, सी कैपिटल होता है, एल स्मॉल होता है। मैग्नीशियम एम कैपिटल, जी स्मॉल। एल्यूमिनियम ए कैपिटल, एल स्मॉल। सोडियम एन कैपिटल, ए स्मॉल, ठीक है। तो इस तरीके से करके सिंबल्स रखा गया, ठीक है बच्चे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे। आपका होम असाइनमेंट ये है कि आपको करना क्या है कि आप पीरियोडिक टेबल अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मार्केट जाओ, खरीद के लेके आओ, घर में उसको चिपकाओ, और एटलीस्ट 1 to 25 तक के एलिमेंट्स का जो सिंबल है उसको ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो, विथ इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ठीक है। क्योंकि आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं इस चैप्टर में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है वो। So thank you for joining today's class. We will be ending the class here only.